बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूटन के कवानीन हरकत कौन कौन से हैं और कितने हैं, और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इन कवानीन का हमारी खेलों पर कैसे असर होता है। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोशन के कानून हैं, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि मोशन से क्या मुराद है। मोशन इन फिज़िक्स चेंज विद द टाइम ऑफ पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। मोशन से मुराद ये है कि वक्त में किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। Motion along a line or curve is called translation. Motion that changes the orientation of the body is called rotation. अब rotation, in both cases all point in the body have same velocity. इन दोनों पॉइंट में बॉडी की जो है वेलोसिटी है, जो डायरेक्टेड स्पीड है, वो सेम है, एंड द सेम एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन असरा से मुराद ही यही है कि जो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है उसको असरा बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। द मोस्ट जनरल काइंड ऑफ मोशन कंबाइन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ऑल मोशंस आर रिलेटेड relative to some frame of references, saying that body is at rest, which means that it is not in motion. यानी जब कोई जिस्म हालत रेस्ट में है, साकिन हालत में है, इससे मुराद यह है कि वो हरकत नहीं कर रहा। merely means that is being described with respect to the frame of the reference that is moving together with the body. ये उस रेफरेंस से बात कर रहा है जो उस जिस्म के साथ हरकत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a body on the surface of the earth may appear to the at rest, but that is only because the observer is also on the surface of the earth. यानी ज़मीन पे खड़े हुए शख्स के लिए कोई चीज़ जो है वो हरकत नहीं कर रही, तो लेकिन जो चीज़ जो ज़मीन पे हरकत खड़ा नहीं है, किसी और जगह से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो मे बी उसके लिहाज से वो चीज़ हरकत कर रही हो। हाँ जी, न्यूटन के जी 3 कवानीन हैं जिनको उनके 1 2 3 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से पुकारते हैं। बाकी जो उसकी आगे जो उस कानून की प्रॉपर्टीज़ हैं उस लिहाज से भी उनके नाम हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको लॉ ऑफ मैस भी बोलते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इन प्रीवियस स्टडी द वैरायटी ऑफ वेज by which motion can be described, words, graphics, diagrams, numbers। इन डिफरेंट चीज़ों से हम किसी चीज़ की मोशन को वर्ड से ज़ाहिर कर सकते हैं, ग्राफ से, डायग्राम से और नंबर से ये वाज़े कर सकते हैं। इन दिस यूनिट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द वे इन विच मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विल बी डिस्कस्ड। Isaac Newton, 17th century scientist, put forth a variety of laws that explain why objects move or don't move as they do। 19वीं सदी का जो बहुत ही मशहूर साइंसदान है न्यूटन, उसने बताया, बहुत सारे कानून वज़ा किए और बताया कि जिस्म जो है, ऑब्जेक्ट जो हैं, वो कैसे मूव करते हैं और कैसे नहीं करते, और उनके मूव करने की वजह क्या होती है और ना करने की वजह क्या होती है। These three laws have become known as Newton's three law of motion। ये 3 कवानीन जो हैं, ये न्यूटन के 3 कवानीन के नाम से मशहूर हुए। द फोकस ऑफ लेसन 1 यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसका क्या है जी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समटाइम्स रेफर एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जमूद की कुव्वत। Newton's first law of motion is often stated as an object at rest stays at rest, an object in motion stays in motion with the same speed in the same direction unless acted upon by a unbalanced या any net force। यानी कोई जिस्म हालत रेस्ट में है तो वो हालत रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई जिस्म
हालत हरकत में है तो हरकत में ही रहेगा, उसी स्पीड के साथ, उसी डायरेक्शन के साथ, यहाँ तक कि उस पर कोई और क़ुव्वत असरअंदाज ना हो। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्म हालत रेस्ट में है, टेबल पे पड़ी हुई बुक जो है वो हालत रेस्ट में है, वो तब तक हालत रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती उसको उठाने के लिए, उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए। इसी तरह अगर आप फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो हरकत में है, जिस स्पीड से है, जिस डायरेक्शन से है, वो हरकत ही करता रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं रोकेगी। तो आपके ज़हन में ख्याल आया होगा कि हम जैसे ही फुटबॉल को किक लगाते हैं तो थोड़ी के फासले के बाद वो रुक जाता है। तो रुक जाने से वहाँ से उसकी फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, अगर वो मतलब कह लें कि ग्रास है वहाँ पे भी, वो भी आगे से उसके लिए रुकावट बनता है, एयर रेजिस्टेंस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको रुकावट का सबब बनती हैं। तो अगर आप फ्रिक्शन लेस जो उसके लिए कहते हैं सरफेस मुहैया कर दें तो ऐसा मुमकिन है कि वो हरकत में ही रहे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion pertains to the behavior of the objects for which all existing forces are not balanced. The second law states that the acceleration of an object is depend upon the two variables. के असरा जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, और एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका मैस कितना है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई भारी चीज़ है तो उसको हरकत देने के लिए आपको ज़्यादा क़ुव्वत दरकार होगी और वो कम फासला तय करेगी। मतलब अगर आप 100 ग्राम का वेट को अगर फेंकें, अगर एक 1 kg को फेंकें और 5 kg को दूर फेंकें, तो सेम फोर्स से जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम फासला तय करेगी। और अगर किसी बड़े जिस्म को अगर आपने हरकत देनी है तो उसके लिए आपको फोर्स भी ज़्यादा दरकार होगी। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है जब आपने किसी जिस्म को, किसी ऑब्जेक्ट को हरकत देनी है, एंड इन्वर्सली अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो उसका मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यह है कि अगर अब फोर्स हम बढ़ाएंगे तो वो फासला बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम मास जो है वो बढ़ाएंगे, मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का, तो वो फासला कम तय करेगी। एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज, जब हम फोर्स को बढ़ाते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। एज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्रीज, जब हम उस जिस्म का मास जो है उसका जो वो बढ़ता है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ समझने वाली थी, इसमें दो ही चीज़ें थी, जो ये एक्सेलरेशन जो पैदा होता है और फोर्स और मास की वजह से। तो अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम मास बढ़ा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन कम हो रहा है। द लास्ट एंड थर्ड law of motion, Newton's third law states that when two bodies interact, they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction. The third law is also known as law of action and reaction. अब ये आप लोगों को ये समझनी चाहिए चीज़ें। अक्सर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक यूपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी या अदर प्रोविंसेस के जो भी बलूचिस्तान से केपीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं 16-17 की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे सवाल इसी तरह ही आता है मोस्टली कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन एंड रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको? इफ़ अ बॉडी हैज़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई अमल होता है उसके बराबर क़ुव्वत में रद्द अमल होता है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है।
Not all the textbooks says that, but if you ask a random persons on a street, that is likely what they will describe a Newton's third law. उन्होंने न्यूटन के अगर आप हर किससे पूछते हैं तो क्या सिक्का है, पुलिंग एन इलास्टिक बैंड, स्विमिंग और रोइंग बोट, ये सारी की सारी जो है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मिसालें हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन वाइल पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, वॉकिंग, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड और सिटिंग और ऑन अ चेयर, द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ रॉकेट, रॉकेट भी इसी कानून के तहत जो है वो खला में भेजा जाता है. द रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल और ट्री, स्लाइडिंग शॉट, ये तमाम की तमाम एक्शन और रिएक्शन की मिसालें हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ रॉकेट की मिसाल बयान की गई, ये सबसे आसान है आप लोगों के समझने के लिए. तो जब इससे गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस जो हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं और रद्द अमल के तौर पर इसको ऊपर की तरफ भेजती हैं. तो इस तरह ये जिस तरह हम चलते हैं तो हम पाँव को अपने को पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन रद्द अमल के तौर पर हमें आगे की तरफ भेजती है. तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और आज का हमारा ये टॉपिक अख्ताम पजीर हुआ. काफ़ी अरसे के बाद आप से मुखातिब हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे मादरत खा हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा. तो इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जो है आजकल हमारा अहम सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह इसके किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.